दोस्तों मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड एसएससी पे। दोस्तों जैसा कि मैंने चोला अंपायर्स के बारे में आपको बताया था, चोला किंग्स के बारे में बताया था, और चोला किंग्स के बारे में बताने के साथ साथ मैंने इनके जो है आपको ऑटोनॉमी विलेज और इनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में बताया था, जो कि बेसिकली इनके इंस्क्रिप्शन से मिलता है। अब हम एक एक करके इनकी सिग्निफिकेंस के बारे में देखेंगे। दोस्तों अगर इनके सिग्निफिकेंस के बारे में अगर आप देखते हैं तो आप देखोगे कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में, अगर मैं कह सकता हूँ कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में ये वो टाइम था या ये वो फेज़ था जब कास्ट सिस्टम आ चुका था। कास्ट सिस्टम आने के साथ साथ आप देखोगे कि शूद्र का कंसेप्ट भी आ गया था। शूद्र का कंसेप्ट मतलब इन द सेंस कह सकते हो कि अनटचेबिलिटी का भी कंसेप्ट आ गया था। अनटचेबिलिटी के कंसेप्ट के साथ साथ अगर मैं कहूँ तो जैसे कि एक पेरियर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे नोट्स में, एक पेरियर कम्युनिटी हुआ करती थी। बेसिकली ये आउटकास्ट कम्युनिटी हुआ करती थी, ये अनटचेबल्स हुआ करते थे, और एक विलैयाज हुआ करते थे। विलैयाज बेसिकली एक तरीके से कह सकते हो कि फार्मिंग ग्रुप है, जो कि खेती बाड़ी भी किया करते थे। होते तो ये भी शूद्र थे, लेकिन इनको अनटचेबल्स नहीं कहा जाता था। अनटचेबल्स इन द सेंस मतलब छुआछूत इनसे नहीं माना जाता था। इसके बाद आप देखोगे कि इनके इकोनॉमिक कंडीशंस में अगर आप देखोगे तो इनके यहाँ काम करने वालों की संख्या दो क्लासेस में बढ़ गई थी, जैसे कि वेलेंगलई और इंडिगई कास्ट। वेलेंगलई कास्ट बेसिकली जो होते थे वो दोस्तों लेफ्ट हैंडेड हुआ करते थे, लेफ्ट हैंडेड इन द सेंस, और इंडिगई कास्ट जो हुआ करते थे वो राइट हैंडेड हुआ करते थे। राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड इन द सेंस आप कह सकते हो कि कहते हैं ना कि जैसे राइट हैंडेड होते थे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुआ करते थे, बेसिकली जैसे खेती बाड़ी का काम करते थे। बैल चलाना नहीं होता, वो जो हल का होता है, बैल होता है उसके आगे हल जोतने वाला, तो वो राइट हैंडेड का काम करते थे। उसके बाद जो होते थे वो लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड बेसिकली ट्रेडिंग ग्रुप्स होते थे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि इनके समय में क्या था, कोई खास वुमेन की पोजीशन इंप्रूव नहीं थी, सती प्रथा चली रही थी इनके समय में। एक कंसेप्ट है, देखिए दोस्तों, देवदासी सिस्टम। देवदासी सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे एक ग्रुप ऑफ, समझ लीजिए, वुमेन है, वो बेसिकली अपने आप को डिवाइड ऑफ द गॉड, डिवाइड ऑफ द गॉड मतलब कि भगवान के प्रति समर्पित अपने आप को समझ चुकी हैं। समझ चुकी इन द सेंस आपको अगर मैं बताऊं तो जैसे कि ये देवदासी का कंसेप्ट है ना, ये मत सोचिएगा कि इन्हीं के समय ये आ गया था। जैसे कि आप एंशंट इंडिया में कालिदास, कालिदास का आपने नाम सुना होगा ना। कालिदास भी गुप्ता अंपायर्स के टाइम में दिखाते हैं कि जो मंदिर वगैरह बने थे वहां की भी जो औरतें हुआ करती थी वो मतलब समझ लीजिए अपने आप को देवदासी समझती थी। देवदासी का मतलब ये है कि जैसे भगवान का दास होना, मतलब भगवान के प्रति समर्पित होना। और आप देखोगे कि इनके टाइम में जो था वो शिवाइज्म और वैष्णविज्म कुछ ज़्यादा ही फ्लरिश कर रहा था, और मंदिर जो थे वो दान पुण्य के द्वारा बनवाए जाते थे, मतलब मंदिर की ज़मीनों को पैट्रनेज दिया जाता था। देखिए दोस्तों एक यहाँ पे पॉइंट लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ द मठ। इसको मैथ मत समझिएगा। मठ मठ मतलब आप समझ रहे ना, आज के समय के एक मठ होते हैं जो जैसे गुरु टाइप्स के होते हैं, उनका एक गद्दी होता है जो नॉलेज स्प्रेड करते हैं, जैसे वेदास के कल्चर्स में, एपिक्स के कल्चर्स में, मैथमेटिक्स के वो मेडिसिन के कल्चर्स में। तो इस टाइप का मत का डेवलपमेंट आप देखोगे कि चोला अंपायर के समय सबसे पहले हुआ था। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देखोगे इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव थी। अच्छा दोस्तों आप देखिएगा कि मेडिवल इंडिया में क्या सीन था, कि अभी तो हम ट्रांजिशन स्टेज में चल रहे हैं ना। मेडिवल इंडिया में सीन ये था कि जैसे जैसे किंग्स लैंड ग्रांट्स देते जा रहे थे वैसे वैसे उनकी कंडीशंस खराब होती जा रही थी। लेकिन इनके समय क्या था कि लैंड ग्रांट्स देने के साथ साथ इनकी कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। अच्छी चलने की इन द सेंस आप कह सकते हो कि जैसे कि जो एग्रीकल्चर मतलब जो टेम्पल्स जो थे वो लैंड ग्रांट्स के रूप में दिया जा रहे थे, साथ ही एग्रीकल्चर इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो रही थी। इंप्रूव इन द सेंस कैसे कह सकते हो कि इनके टाइम में क्या था कि इरिगेशन का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया था। इंप्रूव इन द सेंस कैसे कह सकते हो कि जैसे कैनाल्स, वेल्स और टैंक्स इनके समय कुछ ज़्यादा ही बनने लगे थे। दोस्तों आपने अपने गाँव वगैरह में देखा होगा कि गाँव वगैरह में जो कुआं होता है ना, कुएं के ऊपर एक पट्टा लगा होता है, उसके ऊपर एक सर्कल बनी रहती है लोहे की, जिसके ऊपर रस्सी डाल के हम पानी को खींचते हैं, बाल्टी डाल के। आपने देखा होगा ना अपने गांव में, दादियों वगैरह को देखा होगा, या गांव में बड़े बुजुर्ग तो होंगे ना, देखा होगा। तो उसमें आपने ये कुएं पे देखा होगा। उसको दोस्तों एक पर्शियन व्हील था। ये कंसेप्ट जो था ये इंडिया में ईरान से आया था। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। 2017 के यूपी पीसीएस के मेंस में ये सवाल बन चुका है। ये जो यहां पे लिखा है ना अरघटा, ये देखिए, ये पर्शियन व्हील बेसिकली हुआ करता था। ये जो था ये वही है, जैसे मान के चलिए ये कुआं है, ये देखिए, ठीक है। एक मिनट मैं यहाँ क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। ये कुआं है, ठीक है।
इसके ऊपर मान के चलिए लकड़ी का पट्टा लगा हुआ है, उसके ऊपर ये सर्कल है। सर्कल बेसिकली क्या होता था दोस्तों कि इसके ऊपर आप ये सर्कल जो होता था इस पर रस्सी फेंक के आप कुआं में से पानी निकालते थे, तो ये जो सर्कल था ये रस्सी को प्रॉपर जो है खींचने में मदद करता था। तो ये वही चीज था। इसको अरगटा, ये जो मतलब कॉन्सेप्ट था ये कह सकते हो इंडिया में ईरानियन कल्चर से आया था। अरगटा जो था इसको पर्शियन व्हील बोला जाता था, ये ईरान से आया था। इसके बाद आप देखोगे कि कई सारे जो फॉरेस्ट लैंड्स थे ये इंप्रूव हुए थे, एग्रीकल्चर टैंक्स बने थे, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी आई थी। और मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि इनके टाइम में था कि कांचीपुरम सिल्क वीविंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुई थी। आज आपने सुना होगा औरतों के मुंह से कांचीपुरम साड़ी। कांचीपुरम साड़ी जो बेसिकली वीविंग इंडस्ट्री थी वो इनके टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुई थी। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि कांचीपुरम बेसिकली, कांचीपुरम एक तरीके की जगह है। आप पलवा, अभी मैं आपको जैसे जैसे राजपूत, अभी अब हम ट्रांजिशन, ये मेरा आखिरी लेक्चर होगा ट्रांजिशन फेज का, इसके बाद हम मेडिवल इंडिया में घुस जाएंगे। तो मेडिवल इंडिया में जैसे जैसे मैं आपको घुसूंगा ना, तो आपको एक पल्लव्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो पल्लव्स की बेसिकली जो कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी, वो कांचीपुरम, कांची हुआ करती थी। तो ये वही वाली जगह है कांची। कांचीपुरम सिल्क आप देखोगे कि इनके टाइम में फ्लरिश हुआ और मेटल वर्क्स काफी ज्यादा डेवलप्ड हुए, ब्रॉन्ज स्टैचूज बने। ब्रॉन्ज स्टैचूज इन द सेंस कह सकते हो दोस्तों, मैंने अभी आपको एंशिएंट इंडिया का चैप्टर्स नहीं पढ़ाए हैं, पर एंशिएंट इंडिया के जब मैं लेक्चर्स लाऊंगा तो एंशिएंट इंडिया के लेक्चर्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले के टाइम में क्या था कि एंशिएंट कल्चर में आप देखोगे कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक से मूर्तियां बनाई जाती थी। लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स इन द सेंस कह सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था कि पहले जो मूर्ति बनती थी, रुकिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं, पहले जो मूर्ति बनती थी वो वैक्स से बनती थी, ठीक है। वैक्स से बनने के बाद उसके ऊपर क्ले डाला जाता था। क्ले मतलब बालू। बालू डालने के बाद फिर उसको हीट किया जाता था। जब वो हीट हो जाती थी तो उसकी वैक्स पिघल जाती थी। फिर जब वैक्स पिघल जाती थी तो उसमें मेटल ऐड किया जाता था। फिर मेटल ऐड करने के बाद उस क्ले को रिमूव किया जाता, तो फाइनल हमारी जो थी फिर मूर्ति तैयार हो जाती थी। दोस्तों आपने शिव जी की एक मूर्ति का नाम सुना होगा, तांडव, नटराज। नटराज मूर्ति का आपने नाम सुना होगा ना, वो भी यही ब्रॉन्ज एंड वैक्स टेक्निक से ही बनी थी। उसके बाद आप देखोगे कि इनके टाइम में जो था वो चाइना, सुमात्रा, जावा और अरेबिया से ट्रेड व्यापार हो रहा था। अरेबियन हॉर्सेस जो थे इनकी आर्मी में आ रहे थे, और गोल्ड और सिल्वर कॉपर्स कॉइन्स जो थे वो बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स को फ्लरिश कर रहे थे। फ्लरिश इन द सेंस मतलब कह सकते हो कि आपका जैसे जैसे वेस्ट एशिया से व्यापार बढ़ रहा था तो आप देखोगे कि गोल्ड एंड सिल्वर जो था वो इंडिया में आ रहा था। इंडिया बेसिकली आप कह सकते हो, वो कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया भारत हुआ करती थी। सोने की चिड़िया भारत इसलिए हुआ करती थी क्योंकि आप एंशिएंट टाइम में भी देखोगे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी देखोगे और पहले के समय भी देखोगे कि हमारा जो ट्रेड व्यापार था वो साउथ ईस्ट एशिया से तो हो ही रहा था, मतलब विदेश कल्चर से भी हो रहा था। तो यही कारण था कि जो एक्सचेंज हुआ करता था वो गोल्ड और सिल्वर के रूप में अधिक होता था। यही कारण था कि भारत में सोना और चांदी कुछ ज्यादा ही हुआ करता था, और यही लूटपाट करके अंग्रेज लेके गए थे। इसके बाद आप देखोगे कि इनके समय में एजुकेशन और लिटरेचर के इन द सेंस में आप देखोगे कि इनके जो टेम्पल्स बने, डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स, टेम्पल्स बेसिकली एक तरीके के कह सकते हो कि वो स्कूल्स के टाइप में बने। स्कूल्स के टाइप इन द सेंस मतलब कह सकते हो कि टेम्पल्स होते थे, मतलब मठ होते थे, मठ में टेम्पल बनते थे। टेम्पल्स में बेसिकली आप कह सकते हो कि एक एजुकेशन सेंटर बना। एजुकेशन सेंटर इन द सेंस कहिए कि जैसे मान के चलिए आपका घर है, आपके घर में 2 रूम है, ठीक है। उस 2 रूम में क्या सीन है कि आपने 2 कोचिंग क्लासेस चलाना स्टार्ट कर दिया, तो वही सीन है कि आपने एक प्रॉपर्टी बनाई, उस प्रॉपर्टी पे अपना समझ लिए एक एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करने लगे। तो बेसिकली यही था कि टेम्पल्स बने, मतलब मठ बना, मठ में टेम्पल बने। तो उसके साथ क्या था कि वहां पे एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जैसे एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया तो वहां पे कुछ कॉलेज भी स्टैब्लिश हुए। कॉलेज भी स्टैब्लिश इन द सेंस आप कह सकते हो कि जैसे यहाँ पे कॉलेजेस के नाम लिखें, थिरुभुमनी, ये देखिए ये थिरुभुमनी, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इनेरियम, और यहाँ पे लिखा हुआ है थिरुकुडल, थिरुमुकुडल, ठीक है दोस्तों। ये देखिए थिरुमुकुडल और इनेरियम। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सब प्रीलिम्स के फैक्ट कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बनते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा दोस्तों ध्यान रखिएगा। जो 3 नाम दिए हुए हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो लेक्चर है ये ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और हो सकता हो कोई हमारा बच्चा बीए वाला भी देख रहा हो हमारे वीडियो को, जो बीए हिस्ट्री ऑनर्स भी कर रहे हो, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और आप देखोगे कि वेदास और एपिक्स और मैथमेटिक्स और मेडिसिन टॉट्स, मतलब वेदा, एपिक्स, मैथमेटिक्स और मेडिसिन वगैरह पढ़ाए जाते थे। और आप देखोगे कि इनके टाइम में क्या था कि
तमिल लिटरेचर फ्लरिश कर रहा था। तमिल लिटरेचर दोस्तों इसके पहले मैंने आपको बताया था, तो दोस्तों इसके पहले मैंने आपको राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में कन्नड़ लिटरेचर के बारे में बताया था। कन्नड़ लिटरेचर में मैंने आपको याद होगा ना, 3 नाम बताए थे, पंपा, पोन्ना, रन्ना। ये जो 3 राइटर्स हुआ करते थे, ये बेसिकली कन्नड़ लिटरेचर के बहुत बड़े राइटर्स हुआ करते थे। तो आप देखोगे कि चोला डायनेस्टी के टाइम क्या था कि तमिल लिटरेचर फ्लरिश हो रहा था, राष्ट्रकूटा के समय कन्नड़ फ्लरिश हो रहा था, और चोला डायनेस्टी के टाइम में जो था वो तमिल लिटरेचर फ्लरिश हो रहा था। तो आप देखोगे कि देखिए दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया में रामायण का कुछ ज़्यादा ही महत्व है। मतलब इन द सेंस आप कह सकते हो कि श्रीलंका वाले रीजन में आप देखोगे कि रामायण कुछ ज़्यादा ही फेमस है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो लिखा हुआ है ना, रामायण बाय पंबन, पंबन नहीं दोस्तों, ये कंबन होगा, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, मैंने अपने नोट्स में देखी गलत लिखा है, इसको एडिट करके कंबन लिखिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को देख के नोट्स बनाते हैं तो पी की जगह के होगा, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तो रामायण वॉज रिटन बाय कंबन, आप देखोगे कि कंबन ने रामायण लिखा। उसके बाद आप देखोगे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ पेरीपुरम बाय द शेक्सपियर। ये सब जो थे बेसिकली कह सकते हो कि एक तरीके के मतलब रिटर्न बुक हुआ करते थे। रिटर्न बुक्स इन द सेंस कैसे कह सकते हो कि जैसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू इन द सेंस मतलब कह सकते हो कि जैसे आप एपिक्स बुक्स देखते हो ना, रामायण महाभारत, तो उसी टाइप के ये सारी हुआ करती थी। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यपर युंगलम, ये यपर युंगलम बेसिकली जो थे वो अमृत सागर ने लिखी थी। ये बेसिकली एक तरीके के जैन सेंट हुआ करते थे। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पूरा ना दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जैन सेंट थे। तो दोस्तों ये 3 चीज नाम जरूर आप ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पे मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, एक अमृत सागर का जैन सेंट्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखोगे कि रामायण बाय द कंबन, ये एक बार आ भी चुका है यूपीएससी में। उसके बाद आप देखोगे कि ये वीर्य सोलियम बुद्धिमित्रा ने लिखी थी, बुद्धमित्रा। ये बेसिकली मतलब कह सकते हो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक टाइम ऐसा था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे जैसे फ्लरिश हो रहा था, तो उस टाइम में जैसे जैसे लोगों को इनलाइटमेंट होता था तो वो अपनी अपनी रिटर्न बुक्स लिया करते थे। देखिए दोस्तों, देखिए मैंने जैसे आपसे कहा ना कि इतिहास सभी विषयों की माँ है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि जब आप कोई बुक लिखते हो या कोई अपनी नॉलेज स्प्रेड करते हो तो आपका धीरे धीरे सोसाइटी में डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डोमिनेंस बढ़ना इन द सेंस कैसे कह सकते हो कि आपके विचार, आपके थॉट प्रोसेस लोगों के साथ पहुंच रहे हैं। तो यही मतलब बुक लिखने का कारण हुआ करता था कि जैसे मान लीजिए आपने आज एक हिंदुइज्म पे किताब लिखी, या आप मुस्लिम हैं तो आपने इस्लाम पे एक किताब लिखी, तो आपके इस्लाम और हिंदुइज्म की फेथ लोगों तक पहुंच रही है। लोग आपके विचारों को जान रहे हैं कि आपका आपके धर्म के प्रति क्या रवैया है या क्या आपकी सोच है। तो बेसिकली इसीलिए ये सारी किताबें लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों, हालांकि मेरे नोट्स में नहीं है, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब मैं भी पढ़ रहा था तो मैं भी यही चीज़ सोचता था कि इतनी सारी किताबें लिखी क्यों जाती थी। तो इसका लिखने का कारण यही होता था दोस्तों। इसके बाद आप देखोगे कि आर्ट एंड कल्चर्स में बेसिकली जो था, आप देखोगे कि स्कल्पचर्स वॉल पे बनाया करते थे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बृहदेश्वर टेंपल जो इनके टाइम में नहीं बनाया गया था, आप देखोगे कि बृहदेश्वर टेंपल में आप अंदर घुसोगे, भगवान को पूजोगे, उसके बाद बाहर आ पाओगे तो आपको जो है वहां पे क्या बोलते हैं, किंग्स की मूर्ति लगी रहेगी, ये सब आपको पूजना पड़ेगा। उसके बाद आप देखोगे कि इनके टाइम में था पेंटिंग्स बेसे तांजौर टेंपल आपको शायद इसमें नोट्स में नहीं लिखा है, पर मैं आपको बताता हूं कि राजेंद्र फर्स्ट ने तांजौर टेंपल्स को बनवाया था। उसके बाद आप देखोगे कि चोला अंपायर्स के समय जो ब्रॉन्ज की मूर्तियां हुआ करती थी वो कुछ ज्यादा ही फेमस हुआ करती थी। ब्रॉन्ज की मूर्तियां बेसिकली आप कह सकते हो कि इनके टाइम की एक ब्रॉन्ज की मूर्ति नटराज मूर्ति, नटराज शिव जी का समझ लीजिए तांडव का रूप है, वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी। अब दोस्तों हम इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट नटराज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। नटराज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपने शिव जी का वो तांडव वाला रूप देखा है? रुकिए मैं आपको इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ये रही दोस्तों शिव जी की नटराज मूर्ति। इस नटराज मूर्ति को जो मेरे वहाँ नोट्स में लिखा है मैं आपको इसी मूर्ति में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर मैं पढ़ पढ़ के समझाता तो आपको समझ नहीं आता, पर मैं आपको ये इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये जो था, ये नटराज की मूर्ति कह सकते हो कि
ब्रॉन्ज मेटल का एक फाइनेस्ट मतलब फाइनेस्ट स्कल्पचर है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। वर्ल्ड में फेमस इन द सेंस मतलब कह सकते हो कि जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे ना, तो इस नटराज मूर्ति को अपने लंदन में लेके गए थे चोरी करने के साथ साथ, मतलब चोरी किए, उठाए और यहाँ से लेके गए लंदन म्यूजियम में। जब कभी आप लंदन में जाओगे, हालांकि मैं तो कभी लंदन में गया नहीं हूँ, पर जब आप लंदन में जाओगे तो लंदन के म्यूजियम में ये आपको मूर्ति वहाँ पर मिल जाएगी। अब तो दोस्तों बेसिकली बनाई गई हैं, तमाम ऐसी हैं जो आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट्स वगैरह पे मिल जाएंगी, पर जो प्योर जो फर्स्ट में बनी थी वो उठा के लेके गए ब्रिटिश। अब दोस्तों एक एक करके मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मूर्ति के बारे में, इसकी एनाटॉमी के बारे में आपको बताता हूं। आप ये मूर्ति में देख रहे हो दोस्तों, रुकिए मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं। आप पहले इस मूर्ति को पढ़ने के लिए ये ऊपर के सेगमेंट को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो शिव जी का राइट हैंड है, इसमें आप देख रहे हो कि एक हाथ में डमरू है। डमरू बेसिकली कह सकते हो कि क्रिएशन ऑफ वर्ड, मतलब कि मतलब कह सकते हो ना कि मतलब दुनिया को इन्होंने क्रिएट किया। और उसके बाद आप लेफ्ट हैंड में एक हाथ में देखोगे आग। आग का मतलब डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयर मतलब तबाह, मतलब कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। मतलब कह सकते हो कि इस सृष्टि का सर्जन भी इनकी इच्छा से हुआ है और इनका विनाश भी इनकी इच्छा से होगा। तो मतलब कि इन्होंने क्रिएट भी किया और यही डिस्ट्रॉय भी करेंगे। अब इनके दूसरे राइट हैंड को अगर आप देखोगे तो ये ऐसे ब्लेसिंग्स देते हुए हाथ दिखा रहे हैं जैसे कि गौतम बुद्ध वगैरह ने दिखाया था। तो ये बेसिकली कह सकते हो कि ब्लेसिंग्स दिखाते हुए, और आप देखोगे इनका जो दूसरा वाला लेफ्ट हैंड है ये इनके पैर की तरफ है, पैर की तरफ दिखाते हुए बेसिकली साल्वेशन दिखा रहे हैं। साल्वेशन मतलब मोक्ष का रास्ता दिखा रहे हैं, मतलब अपने लेफ्ट पैर की ओर हाथ नीचे करते हुए अपने मोक्ष के रास्ते को दिखा रहे हैं। और आप देखोगे कि इनका राइट वाला जो पैर है ये बेसिकली एक है इमेज, मतलब कह सकते हो कि एक पर्सन है उसके ऊपर ये चढ़े, मतलब खड़े हुए हैं, एक पैर करके ऐसे खड़े हुए। ये बेसिकली मतलब दिखा रहा है कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसके अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो इन द सेंस मतलब कल आप पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, तो आप एक नॉर्मल जेन्युइन पर्सन ही होने चाहिए। ये नहीं कि आपके अंदर गुरूर आ जाना चाहिए कि आपने यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर दिया तो आप औरों से अलग हो, ये हो वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि आपकी ईगो आपको नीचे गिरा सकती है। जैसे रावण था ना, रावण बहुत बड़ा मतलब ज्ञानी था, लेकिन एक घमंड के चक्कर में पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया, रावण की मौत हो गई। तो वही चीज है। और आप देखोगे कि ये जो शिव जी के आसपास ही आपको नहीं दिख रहा है, ये जटा टाइप है। ये जटा बेसिकली कहा जाता है कि शिव जी ने जब मानसरोवर में तांडव किया था तो वहीं से गंगा मैया उत्पन्न हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और आप देखोगे कि इनके गले में ये स्नेक है, स्नेक एक टाइप का ऑर्नामेंट है। ये आपको रुकिए मैं पूरा क्लीन करके दिखाता हूं। ये जो गले में आप देख रहे हो ये सांप ऐसे लिपटा हुआ है, ये बेसिकली एक टाइप का ऑर्नामेंट है जो दिखा रहा है। ये देखिए ये ऑर्नामेंट है, एक टाइप का दिखा रहा है। और आप पूरा ये देखोगे कि ये जो इनकी पूरी मूर्ति है ना, ये ब्रॉन्ज लॉस्ट वेस्ट टेक्निक से ही बनी हुई है। और दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये तो देखिए इसमें दिखा नहीं रहा है, पर आप जब कभी गूगल करिएगा इमेज को तो आप देखिएगा कि गूगल के इमेज में जो शिव जी का रूप है, जो इनके फेस पे देखोगे, आपको आधा नर और आधा मादा मतलब आदमी और औरत दोनों का रूप दिखाई देगा। तो आदमी और औरत जब दोनों का रूप दिखाएगा देगा तो इसको कहा जाता है अधिपुरम। अधिपुरम इन द सेंस मतलब कि अर्धांगिनी। अर्धांगिनी मतलब कहते हैं ना कि जैसे आपकी वाइफ आपकी अर्धांगिनी कहलाएगी, तो ये बेसिकली वही वाला रूप था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कई बातें पसंद आई होंगी और आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों। अब हम अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो मेडिवल हिस्ट्री पे आएगा। अब हमारा ट्रांजिशन फेज खत्म हो चुका है। तो दोस्तों आज्ञा दीजिए, नमस्कार।